नमस्ते। आज हम लोग क्यों ना थोड़ा घूम फिर कर आए। पर्यटन किसको अच्छा नहीं लगता घूमना फिरना। आज हम लोग चले गोवा घूमने, लेकिन हम साथ नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लेखक के साथ चलते हैं। बात शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको हर पार्ट, हर लेसन अच्छे से रीड करना है। जितने ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही, जितने आप मीनिंग को समझेंगे, लेसन को समझेंगे, उतना ही आप आकृतिपूर्ण प्रश्न तैयार कर सकते हैं। मराठीमध्ये जसं म्हणलं आहे, वाचाल तो वाचाल, पढ़ोगे तो बचोगे। तो आपको हर एक लेसन जो है अच्छी तरह से पढ़ना है, और जिस तरह से बोर्ड पे शब्द अर्थ वगैरह लिखे हुए हैं, तो आप जो है अपने लेसन को निकालने के पश्चात आप उसको अंडरलाइन कीजिए और शब्दों का अर्थ एक नोटबुक में लिखकर निकालो, ताकि आपको आकृतिपूर्ण तैयार करने के लिए तब आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आता है पर्यटक। पर्यटक यानी एक ऐसी यात्रा जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। पर्यटन पूरी दुनिया में एक आराम पूर्वक गतिविधि के रूप में लोकप्रिय हो गया है। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में मानव के विकास, सुख, शांति व ज्ञान के लिए पर्यटक को अति आवश्यक माना गया है। ऋषि मुनियों ने तो यहाँ तक कहा है कि बिना पर्यटक मानव अंधकार प्रेमी बनकर रह जाएगा। धनी लोगों ने सदा से ही दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतों और कलाकृतियों को देखने, नई भाषाएं जानने, संस्कृति का अनुभव करने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों की यात्रा की है। पर्यटन जो है एक सचमुच ही हमारे सारे समस्याओं, जब हम लोग हमेशा दौड़ धूप में अपने काम में व्यस्त रहते हैं और क्षणों जब अपने लिए निकालते हैं और कहीं लंबी यात्रा पर निकल गए, तो सारी समस्याएं जो है, जो भी हमारे पास परेशानियां हैं, वो घुल मिल जाती है। तो आज हम लोग चलते हैं विनय शर्मा जी के साथ गोवा घूमने के लिए। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभव पर आधारित है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है, और जैसे गोवा जैसे मैंने देखा है, तो इसकी विधा भी यात्रा विधा है। साथ ही आपके व्यंग्य और ललित निबंध से लिखे हैं। अब जो है प्रस्तुत यात्रा वर्णन में लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहां की जीवन शैली, त्योहारों आदि का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। अब जिस तरह से विनय शर्मा उज्जैन में जन्मे, लेकिन उन्होंने इंदौर से लेकर गोवा तक की यात्रा अपने परिवार के साथ की। प्रस्तुत पाठ में उन्होंने अपने परिवारजनों के साथ, अपने बच्चों, अपने बहनों के साथ यात्रा पूर्ण की और वहां के मनोहर दृश्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो चलते हैं आज हम लेखक के साथ गोवा घूमने। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगित हो उठता है, और हो भी क्यों न हो, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की संस्कृति हम सबको बांधे हुए हैं। यहाँ हर पर्यटक खुद ब खुद खींचा चला आता है। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद एक छोटा सा राज्य, लेकिन सबके दिलों की धड़कन है। आज जो है यहाँ जो लेखक जो है अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा है। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी, तो सुबह का उसाट हो गया था। अब जो है लेखक टैक्सी के साथ अपने परिवारजनों के साथ एक पतली से सड़क से हवा की शीतल झोंकों का अनुभव लेते हुए अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा।
अब जो है थोड़ी देर में इतने सुंदर खूबसूरत वातावरण है, ये सब देख के उसकी जो यात्रापूर्ण जो थकान थी वो क्षण भर में ही चकनाचूर हो गई। अब जो है पर्यटन का एक अपना ही आनंद होता है, ये लेखक को महसूस हुआ। कई समस्याओं को जूझ रहे हो, जिस तरह से मैंने कहा था कि अपने जीवन में हम लोग कई समस्याओं से जूझते रहते हैं, लेकिन उससे निजात पाने के लिए सबसे रामबाण औषधि है, वो है एक पर्यटन, कई लंबी यात्रा पर निकल जाना। और उसी तरह से लेखक भी अपने परिवार के साथ आगे की ओर निकल पड़ा। बदलते हुए वातावरण के कारण मन बहुत ही तरोताजा हो गया था। कुछ देर बाद लेखक मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में जाकर रुक गया। यह रिसोर्ट उसने पहले से ही बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने शरूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों के बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा और तथा उत्तर गोवा। इसकी राजधानी पणजी, जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाकों के होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस और हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपा रहता है। एक बात है, समुद्र के किनारे में दिन में हमें ठंडक महसूस होती है तो रात में उमस महसूस होती है। ये समुद्र किनारे का जो वातावरण है एक अजीब सा होता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि मुंबई में जितनी भीड़ भाड़ है वहाँ गोवा में नहीं है, क्योंकि वहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। हरितिमा ने हरा भरा बहुत सारे पेड़ पौधों से लदा फदा है और इसलिए धूप तो तीखी ही होती है। क्यों तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों, खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इस सबके बावजूद यह अपने एक सांस्कृतिक विरासत में समेटे हुए हैं। आज हम लोग देखते हैं विदेशों में हम लोग विदेशी कल्चर को अपनाना, विदेशी संस्कृति को अपनाना अपना बहुत सारा गौरवशाली मानते हैं, लेकिन गोवा के निवासी ऐसे नहीं हैं। वो आज भी अपने भारतीय संस्कृति को समेटे हुए हैं। बाहर के लोग आते हैं चंद क्षणों के लिए, अपनी फैशन परेड करके चले जाते हैं, लेकिन गोवा के लोग जैसे अपना जीवन शैली है उसी में वो डूब रहते हैं। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो एक शाम का आनंद ले ले। बेनालियम के बीच की ओर चल पड़े। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा है। रिसोर्ट के बीच की कोई 1 किलोमीटर ही है, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज आई, जो किसी रंगभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क के पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। धसे पैरों से ताकत से उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। अब जो है दूसरे इसमें आप देख रहे हैं कि बच्चों का आशावाद, यानी जीवन में हम लोग आशावाद होना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। जिस तरह से लेखक ने कहा कि उसके नन्हे मुन्ने बच्चे इधर रेत का घर बनाने में जुट गए, लेकिन थोड़ा भी लहरों का झटका आया तो रेत का घर बह जाता। लेकिन बच्चे उसी उत्साह के साथ, दुगने उत्साह के साथ फिर से रेत का घर बनाने में जुट जाते। ठीक वैसे ही जब हम लोग कोई निराश होते हैं, लेकिन आशा की किरण कहीं तो भी छुपी रहती है और इसलिए हम फिर से नए सिरे से जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों के इस खेल ने लेखक को ये प्रेरित किया
कि आशावाद, हमेशा आशावादी रहना चाहिए। मैं लेखक ने सीखा, जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम घर आने पर हम किनारे बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही है, नियति है, यह जीवन का सत्य है। हम जो बनेंगे तो मिटना तो है, लेकिन बनना छोड़ना नहीं है। कि हमें, अब हम लोग ये सोचे कि अरे हमें मरना ही है, हमें क्या करना है कुछ काम करके, तो ये मूर्खता होगी। कि इसलिए कहा जाता है कि निरंतर काम करते रहो, बनना और बिगड़ना वो बात की बात होती है। यहाँ एक मजेदार दृश्य देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टीटी की आवाज भी अपना ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते, सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है, मौका मिलते ही इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों की सफलता काम नहीं आती। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना, पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह तो सैलानियों के लिए बड़ा अच्छा मनोरंजन करता है। उधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी ने नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र शांत और भयावह दिखने लगा, यानी रात होने लगी। तो जैसे जैसे सूर्य ढलने लगा और चंद्रमा का उजाला फैलने लगा। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमते फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर घूमने का मजा ही कुछ और है। लेकिन लेखक के साथ बच्चे होने के साथ उन्होंने बस से ही बेहतर समझा जाना। उसके बाद यहाँ पर सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों के लिए सुस्वाद भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। यानी उनको वहाँ पे सभी जो है सी फूड मिलते हैं और बहुत कम ऐसे होटल है जिसमें हमें अपने नॉनवेज वेज जो है खाना मिल सके। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब भी ढीली हो गई। यानी जैसे जैसे हमारा भारतीय भोजन हमें मिल भी गया तो हमारा ही नसीब समझो, लेकिन उसकी भारी रकम अदा करना पड़ती है। इसलिए हम अपने रिसोर्ट से उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। यानी उन्होंने जहाँ रिसोर्ट में वो रुके थे वहीं वो उन्होंने किचन में अपना सब सामान जुटा लिया था और वही अपना खाना बनाकर खा लेते थे, और वो अच्छा भी है। सबसे पहले हम अजूबा बीच पहुंचे। लेखक के साथ हम भी चल रहे हैं, उतना याद रखना। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अजूबा बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी जहाँ के बीच का मनोहर दृश्य दिखता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं। अब जिस तरह से जितना जोर होता है पानी में, कि एक उदाहरण कि यहाँ पर आपको एक कहानी है आशावादी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जिस तरह से पानी के थप्पड़ों से जब पत्थरों में छेद पड़ जाते हैं तो कोशिश करने पर हम क्यों नहीं सफल हो सकते। जिस तरह से आपको एक कहानी पहले भी मैं सुना चुकी हूँ कि एक बच्चा जो हमेशा शरारत करता, पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं और हमेशा एक ही क्लास में कई बार फेल हुआ। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, उसके माँ बाप उसको समझाते, उनके शिक्षक उनको समझाते, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, लेकिन क्लास
वही की वही स्थिर रही। ऐसी स्थिति में अब वो बहुत दुखी हो गया। 3-4 बार एक ही क्लास में फेल होने के बाद वो पूर्ण रूप से टूट चुका। अब उसने सोचा क्या करे। उसने कहा कि चलो ये जीवन ही समाप्त कर डालते हैं, और ये सोचकर वो जंगल की तरफ निकल गया। कहीं भी कुछ मिलेगा तो वहीं पे अपनी जीवन यात्रा खत्म कर लूंगा, ये सोच के वो आगे आगे गया। वो गांव से होते हुए जैसे ही जंगल की तरफ जा रहा था, वहां पे देखा एक कुएं पे कुछ महिलाएं, कुछ औरतें पानी भर रही थी। उसको प्यास लगी तो उसने उन महिलाओं से एक से पूछा, माई मुझे पानी पिलाएंगे? हाँ बोली वो, और उसने पानी दिया उसको। पानी पीते पीते उस बच्चे का ध्यान उस कुएं के पत्थर की तरफ गया जिसमें गोल निशान बन गया था। अब गोल निशान बन गया था तो बच्चे के मन में एक नया सवाल उठा कि पत्थर में और गोल निशान कैसे हो सकता है। उसने उस औरत से पूछा कि माई बता, इस पत्थर पर निशान कैसे बना है? उसने कहा कि ये डोरी बार बार नीचे की ओर जाती है पानी लेने के लिए, और उसी तरह से ऊपर खींचने के बाद जैसे ही पानी ऊपर आता है तो ऊपर नीचे ये डोरी जाती है, रस्सी जाती है, उसके घिसाव की वजह से उस पत्थर में छेद पड़ गया है। तब उस लड़के में एक अनोखी उत्तेजना आ जाती है, ऊर्जा आती है। वो फट से उठता है और फिर वो सोचता है, अगर पत्थर पर एक रस्से से निशान बन सकते हैं तो फिर मैं कोशिश करने के बाद क्यों नहीं सफल हो सकता। और ये सोच के वो घर की तरफ वापस चला जाता है और जी तोड़ के मेहनत करता है। और उस साल वह अव्वल इन्हें प्रथम अंक से वो क्लास में आता है, और तब जाके उसको समझ आता है कि हम लोग कोशिश करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो यही कारण था कि लेखक ने जैसे कहा कि यहाँ पर पत्थर कमजोर हो गए हैं लहरों के थपेड़े खाकर। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया। इससे वहां काई ने अपना घर बना लिया। काई एक हरे प्रकार का एक छोटी छोटी एक घास का ही रूप होता है, लेकिन वो बहुत छोटी मुलायम सी होती है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। लेखक ने यहाँ पर एक और उदाहरण देने की हमें कोशिश की है कि जब तक हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तब तक ये जीवन व्यर्थ है। संघर्ष के बाद ही जीने का जो मजा है वो आरामदायी जीवन से कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना एक अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में भी लगा रहता है। कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी जब साथ में आते हैं तो उनको हमेशा यानी समुद्र की कितनी गहराई है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना, इन खतरों से उनको सावधान किया जाता है। लेखक ने देखा समुद्र किनारे होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अजूबा के बीच अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यहाँ मछुआरों की पहली पसंद है। मछुआरों की पहली पसंद इसलिए है कि वहां पर मछलियां अधिक मात्रा में मिलती है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियां स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है कि आप कभी गोवा गए तो आपको लगेगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ सब्जी वगैरह जो हाथ गाड़ी पर आती है टोपले में भरकर लाते हैं, वैसे ही गोवा में हर घर में सुबह सुबह ही टोपलों में भरकर है केकड़े है, मछली है, और भी जो भी समुद्र में जो खाने योग्य जो जीव है वो सब जो है जीवित रूप से घर घर में पहुंचाए जाते हैं, एकदम ताजा। यहाँ की निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता, यानी यहाँ पर इतना कुछ मछली बाजार होने के बावजूद भी वो सब जो है गोवा में ही खप जाता है। इसके विपरीत अजूबा के बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है।
दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखने गए। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुंचे। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ यही कारण है कि यहाँ स्थानीय लोगों का व्यवसाय का केंद्र भी है। वहाँ पे आपको एक मालूम हो कि हस्तकला वहाँ का मुख्य व्यवसायिक केंद्र है, कि हाथ से बनी हुई चीजें बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर मार्केटिंग होती है। यहाँ तक कि सभी पर्यटक उनको लेना पसंद करते हैं। यही कारण है कि यहाँ स्थानीय लोगों के व्यवसाय केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें कुछ हैरतगंज अंग्रेज है, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया है, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में आया। काफी ऊंचाई से अर्थात जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है, आश्चर्यजनक है, उतना ही भयावह भी है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा, रस्सियों से हवा में लटकते हम यानी मैं और लेखक और लेखक की पत्नी, दोनों को डर भी लग रहा था और खुशी भी हो रही थी। डर छूट गया तो खुशी इस बात की थी कि बहुत ही सुंदर दृश्य पहली बार देखने को मिला। अब लेखक के यहाँ पर रोज का ही रोजमर्रा का काम हो चुका था। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूमना फिरना, थकना, रिसोर्ट में आना और फिर जो है पूल में थकान मिटाने के लिए तैरना। लेखक ने बोटिंग का भी आनंद लिया, फिश, कई प्रकार की मछलियां देखी और बच्चों को तो बहुत ही आनंद आया। अब यहाँ पर जिस तरह से कहा जाता है कि गोवा जो है, ऐसा हम लोग समझे तो पाश्चात्य में ही डूबा ऐसा लगता है, लेकिन वैसा नहीं है। वहाँ अपनी एक अलग संस्कृति है और भारतीय संस्कृति को बहुत ही अपनेपन से सजोए हुए हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर नवरात्रि और दशहरा पर्व भी बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है। बहुत ही उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। उत्तर भारत में जिस प्रकार हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। शाम को भगवान की पालकी मंदिर में ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ के विशेष पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। उन पत्तियों को मालूम है क्या कहा जाता है? सोना। सबकी अपनी अपनी संस्कृति और परंपरा है। इतने कम दिनों में लेखक गोवा का कुछ समझ पाया और कुछ नहीं समझ पाया, क्योंकि गोवा एक छोटा होने के बावजूद भी वहां तक अगर हम लोग सालों साल भी रहे तो गोवा को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। आज जो है लेखक जो है इतने दिनों से गोवा देख रहा था, लेकिन देखने के बाद भी वो समझ नहीं पाया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद ये भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपने सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। धन्यवाद। आज का ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है और आपको सभी एक नोटबुक पे शब्द अर्थ और विधा आकृतिपूर्ण प्रश्न तैयार करना, इसका अभ्यास आपको खुद को करना है और लेसन को यानी पाठ को अच्छे से अच्छे पढ़ना है। धन्यवाद।